नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस के संविधान में संसद के दोनों सदनों में आपस में क्या संबंध पाया जाता है। पंचम गणतंत्र के संविधान फ्रांसीसी संविधान में दोनों सदनों के संबंध के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैं सभी का बहुत सम्मान करते हुए राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर डॉक्टर अनीता शर्मा सहआचार्य राजनीति विज्ञान स्वागत करती हूँ और इसी के तहत ये बताना चाहूँगी कि आज हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं पंचम गणतंत्र के संविधान के दोनों सदन आपस में मिलकर किस तरह से कार्यों को पूरा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पंचम गणतंत्र के संविधान में जो दूसरा सदन है उसका नाम सीनेट रखा गया। पहला सदन राष्ट्रीय सभा, दूसरा सदन सीनेट। और सीनेट की स्थिति यहाँ कुछ सर्वोच्चता की बनाई गई क्योंकि पहले वाले संविधान में दूसरा सदन इतना सर्वोच्च नहीं था। पंचम गणतंत्र के संविधान और सीनेट की जब चर्चा होने लगी तो सीधा ध्यान अमेरिकी सीनेट पर भी जाता है क्योंकि वो भी द्वितीय और सर्वोच्च सदन के रूप में अपनी पहचान रखता है। चतुर्थ गणतंत्र में संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन की स्थिति कमजोर थी। संविधान की धारा 13 के अनुसार कानूनों के संबंध में मतदान का अधिकार केवल राष्ट्रीय सभा को ही प्राप्त था, इसलिए द्वितीय सदन कमजोर माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति में कुछ बदलाव किए गए। पंचम गणतंत्र में द्वितीय सदन को सर्वोच्च बनाया गया और दोनों सदन बराबर की स्थिति में काम करने लगे। सीनेट और राष्ट्रीय सभा दोनों मिलकर संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रभु का मतलब होता है डिसीजन मेकर, निर्णायक। सबसे पहले बात आती है विधि निर्माण के क्षेत्र में यहाँ काम कैसे किया जाता है। तो विधि निर्माण के क्षेत्र में सीनेट को चतुर्थ गणतंत्र की गणतंत्र परिषद से बहुत अधिक व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हुईं। विधि निर्माण के क्षेत्र में सीनेट राष्ट्रीय सभा के समान ही शक्तिशाली हो गई। केवल वित्तीय विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी कानून से निर्माण संबंधी प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत गणतंत्र परिषद किसी विधेयक के संबंध में केवल 2 महीने तक विलंब कर सकती थी। लेकिन अब यदि किसी विधेयक पर सीनेट राष्ट्रीय सभा से सहमत नहीं है तो राष्ट्रीय सभा सरकार के चाहने पर ही अंतिम निर्णय ले सकती है, अन्यथा नहीं। तो देखिए इस तरह दोनों सदन काम कर रहे हैं और सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का भाव यही है कि दोनों सदन इक्वल बनाने की चेष्टा की गई है। वित्त विधेयक यद्यपि राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ये सभी जगह लागू होता है। निम्न सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, किंतु सीनेट द्वारा इनमें भी संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है। अब आप यहाँ देखें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यदि दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त समिति की बैठक बुलाकर समस्या का समाधान करवाया जा सकता है। यानी संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, उसके अंदर फिर परिचर्चा होगी किसी भी विधेयक पर यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तब। संयुक्त समिति में विधेयक का जो निर्णय
किया जाएगा, सरकार उसी रूप में विधेयक को दोनों सदनों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। यदि फिर भी विवाद रहता है तो अंतिम निर्णय राष्ट्रीय सभा का माना जाता है। यानी प्रयास ये किया जाता है कि दोनों सदन मिल बैठ कर पुनः विचार कर लें और मतभेद को खत्म कर दें। फिर भी यदि मतभेद समाप्त नहीं होता तो राष्ट्रीय सभा के निर्णय को अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। चतुर्थ गणतंत्र में गणतंत्र परिषद को संविधान के संशोधन के विषय में बहुत कम अधिकार प्राप्त था। यानी दूसरे सदन को बहुत कम अधिकार प्राप्त था। उसे 3 माह के अंदर अपना परामर्श देना पड़ता था। यानी उसके पास 3 महीने का टाइम है कि वह उस पर अपना मंत्रणा परामर्श दे दे। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय सभा द्वारा किया जाता है। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में संशोधन के विषय में सीनेट को राष्ट्रीय सभा के समान अधिकार दिया गया है। यानी यहाँ पर इसकी शक्तियाँ थोड़ी सर्वोच्चता की दिखाई दे रही है। पंचम गणतंत्र के संविधान में संविधान के संशोधन के विषय में सीनेट को राष्ट्रीय सभा के समान अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। उसमें सीनियर राष्ट्रीय सभा के बराबर की संख्या में सदस्य निर्वाचित करती है। इस प्रकार सीनेट राष्ट्रीय सभा के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर सकती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि महाभियोग का अधिकार अमेरिका सीनेट की भांति तो इनको प्राप्त नहीं है, लेकिन एक दोषारोपण जांच कमेटी बनाई जाती है दोषारोपण को सिद्ध करने के लिए, और यह मामला उच्च न्यायालय के माध्यम से निर्णय लिए जाने से संबंधित रखा गया है। दोनों सदनों के सभापति संवैधानिक परिषद में 3-3 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। संवैधानिक परिषद लाइक जस्ट न्यायपालिका, जिसमें दोनों सदनों के सभापति 3-3 सदस्यों को नियुक्त करते हैं जो निर्णायक भूमिका को अदा करते हैं। उपयुक्त विवरण के पश्चात हम बताना चाहते हैं कि फ्रांस में पंचम गणतंत्र की सीनेट ने सर्वोच्च होते हुए भी अधिक सर्वोच्चता नहीं प्राप्त की। उसे राष्ट्रीय सभा के बराबर अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। सीनेट के प्रति पंचम गणतंत्र के सीनेट को अमेरिका की सीनेट के बराबर सर्वोच्च नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत की राज्यसभा या ब्रिटेन की राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली जरूर बताया जा सकता है। लेखक हैरिसन के शब्दों में सीनेट की शक्तियां बढ़ जाने पर भी उसे शक्तिशाली निर्णायक भूमिका अदा करने का अधिकार नहीं दिया गया, जो कि तृतीय गणतंत्र में सीनेट को प्राप्त था। उसे अब भी सरकार को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। अब किसी भी सरकार को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। तो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि पंचम गणतंत्र के संविधान में कुछ चेंजिंग तो की गई, पहले वाले संविधानों से भिन्न बनाया गया, लेकिन राष्ट्रपति ने अपनी स्थिति को सर्वोच्च बनाकर अन्य सभी सरकार के अंगों को, शासनांगों को उतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जो कार्य उसने अपने पास रखे। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है।